तो ऐसे बोला जाता है कि जैसे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के किसी काम ना आए। तो क्या कहना है आपका? कि जो वहाँ के लोग हैं, जो इन विषम परिस्थितियों का जिन्होंने सामना किया है, वो जब बाहर गए हैं तो लोगों ने देखा है कि बाहर सुविधाएँ अच्छी हैं, उनको अच्छा व्यवसाय मिलता है, अच्छा रोज़गार मिलता है। तो उन्होंने देखा कि वो अपने जो घर के लोग हैं, उन्होंने अपने साथ बुलाए और धीरे-धीरे वहाँ से माइग्रेट शुरू होने लग गए। जो उत्तराखंड में भू कानून के लिए आवाज उठ रही है, तो आपका इसमें क्या कहना है? उनको ये लगता है कि इस तरह की व्यवस्था बनाने पे जो बाहरी लोग हैं, जो यहाँ आएँगे, ज़मीन खरीदेंगे, हमारी जल और ज़मीन और जंगल है, इनका दोहन गलत तरीके से करेंगे। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम अमितेश सेमवाल है और आज हमारे बीच मेरू पहाड़ से हमारे भाईजी दिवाकर सेमवाल हमारे साथ है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बोला। तो आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तराखंड के बारे में कुछ चीजों पे चर्चा करने का। तो भाईजी, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपके हिसाब से वास्तव में उत्तराखंड है क्या? देखिए, उत्तराखंड के बारे में जानना बड़ा कठिन है। इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि उत्तराखंड के जो लोग हैं और जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वह कैसी है। वहाँ का रहन-सहन कैसा है, उन लोगों की खान-पान कैसा है, उन लोगों का संगीत, नृत्य कैसा है और उन लोगों की परिस्थितियाँ कैसी है, जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो उत्तराखंड 2 भागों से मिलकर बना है वैसे तो, जिसे हम केदारखंड और मानसखंड कहते हैं। केदारखंड और मानसखंड को वर्तमान में गढ़वाल और कुमाऊँ कहते हैं। यह भारत की भूमि है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। यहाँ महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों की जन्मभूमि है। यहाँ गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, इनका उद्गम स्थल है और यहाँ बहुत सारी अन्य नदियों का भी उद्गम स्थल है। इसके अलावा आप यहाँ धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं जिसके नाम से इस प्रदेश को देवभूमि भी कहते हैं। उनमें आप जानते होंगे कि चार धाम जो भारत के चार धाम हैं, बद्रीनाथ यहीं है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ भी यहीं है। आप इनके अलावा बहुत सारे ऐसे धार्मिक और रमणीय स्थल हैं जो बहुत सारे हैं और असंख्य हैं जो वास्तव में। और जैसे कि आप उत्तराखंड के अपने ये 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके अलावा उत्तर का काशी जिसे हम उत्तरकाशी कहते हैं और यहाँ पे बैजनाथ है, यहाँ पे आपका गंगोली घाट है, यहाँ पे छोटा कैलाश है, यहाँ पे आपका पाताल भुवनेश्वर जैसी गुफाएँ हैं और कैंची धाम है और अंत में जब आप आगे आते हैं तराई की तरफ और तो आपको हरिद्वार जैसा धर्म स्थल मिलता है, जो अपने में ही महाकुंभ जैसे ऐतिहासिक महत्व को संजोए हुए है। और यदि आप ऋषिकेश जाएँगे तो आपको योग नगरी मिलेगी, जिसे हम योग नगरी कहते हैं, जिससे पूरे विश्व को ये बताया है कि योग क्या है। और यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, प्रेम भूमि है, रंग भूमि है और इसके अलावा यह साधु संतों और देवों की भूमि है। और अंत में यही कहूँगा, जहाँ इन सभी बिंदुओं को आपको एक स्थान पे नज़र आए तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। तो भाई जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मुझे अभी समझाया। तो भाई जी, मेरा कहना ये था कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य बनने के बावजूद भी जो पहाड़ी जो जिले उनका विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, आप जानते ही होंगे उत्तराखंड पहले यूपी उत्तर प्रदेश का भाग था। तो उत्तर प्रदेश का भाग होने के बावजूद भी जो पहाड़ी जिले थे, उनका विकास उस तरह से नहीं हो पा रहा था जिस तरह से होना चाहिए था। इसीलिए वहाँ के स्थानीय लोगों की माँग थी कि हमें एक अलग राज्य दिया जाए। तो इस तरह से उत्तराखंड जब अस्तित्व में आया, तो फिर भी वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो हूबहू वैसे ही थी। उनका उस रफ्तार से विकास नहीं हो रहा था जो वास्तव में होना चाहिए था। इसके लिए वहाँ की विषम परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि कुछ पहाड़ी इलाका है, तो कुछ मैदानी इलाका है। पहाड़ी जो भाग है, वहाँ पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो नहीं थी उस समय। जो वर्तमान में जैसे आप समझते हैं सड़कों का वहाँ पे अभाव था, स्कूलों का, विद्यालयों का अभाव था, अस्पतालों का अभाव था और आप देखेंगे कि वहाँ पे रोज़गार है, जो प्रमुख जो है वो रोज़गार है। रोज़गार का बहुत ज़्यादा अभाव था और इसी कारण लोग बाहर भी रोज़गार करने के लिए जाते थे। और आप देखेंगे सड़कें देखेंगे तो सड़कें वहाँ अब जाके
कई गांव हैं जो अभी तक सड़कें नहीं पहुंची, और यदि पहुंची हैं तो अब जाके पहुंची हैं जब लोग वहाँ आधे से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। सड़कें का अभाव इतना था कि लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर, कभी-कभी मैंने देखा 19-19, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मैंने आज अभी भी देखा है कि लोग अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अभी भी सड़क बहुत दूर दूर रहती है, यहाँ से चढ़ाई बहुत है, 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद सड़क आती है। तो मैंने भी देखा है ये बात। तो बिल्कुल 3-4 किलोमीटर, कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ 19-20 किलोमीटर भी है। आप देखेंगे वहाँ पे अभी भी जाएंगे तो 19-20 किलोमीटर मिलेगा आपको। अभी हाल में ही एक गांव है, उन्हें वहाँ 19-20 किलोमीटर के बाद पैदल यात्रा है वहाँ पे, तो 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर होने पर भी वहाँ सड़कें नहीं थी, तो अब जाके वहाँ सड़कें पहुँची हैं। और आप देखेंगे कि पहले वहाँ पे अस्पतालों का भी अभाव था। अस्पतालों का अभाव बहुत ज़्यादा था। लोग जो बीमारियों से जूझते थे तो अस्पताल पहुँचने में उन्हें बहुत असुविधाएं होती थी। कारण ये था कि सड़कें नहीं थी, और यदि अस्पताल तक पहुँच भी गई तो वो देखते थे कि उन्हें वो सुविधाएं अस्पताल में जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी। और इस वजह से कई बार ऐसा है कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ता था। और आप देखेंगे कि वहाँ पे विद्यालयों का देखेंगे तो विद्यालय बहुत दूर दूर थे, प्राथमिक विद्यालय भी बहुत दूर थे, कई जगह तो गांव में होते नहीं थे, तो दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने के लिए। 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे और फिर वापस आते थे अपने गाँव में। तो इस तरह की परेशानियों का सामना करते थे उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं। क्योंकि ये तो देखा मैंने, बड़े शहरों में तो है स्कूल, बड़े शहर हैं उनमें तो है स्कूल, और पास में भी है उनके भी, बड़े शहरों के बीच में तो होंगे स्कूल। और वैसे गांव साइड में स्कूल बहुत कम है, अगर है भी तो बहुत ज्यादा दूर है। जी बिल्कुल, इसी वजह से जो वहाँ के जो युवा जनरेशन है वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रही है। तो आप देखेंगे कि उस समय जो पहले का जो समय था, आप देखेंगे लोगों ने रोजगार एक प्रमुख कारण था। तो रोजगार की सुविधाएं नहीं होती थी, रोजगार के लोग बाहर जाते थे, और जब लोग बाहर जाने लगे तो लोगों ने देखा कि हमारी जो शिक्षा है वो अच्छी नहीं है, हमें रोडें अच्छी नहीं मिलती हैं, और अस्पतालों का भी अभाव होता है, तो इसलिए उन्हें समय पर इलाज भी नहीं मिलता था। तो लोगों ने धीरे-धीरे वहाँ से प्रवास और माइग्रेट होना शुरू हो गए वहाँ से। तो इस तरह से अब वो वहाँ के लोगों धीरे-धीरे वहाँ जो जनसंख्या है वो आधी हो गई है। हाँ, ये तो मैंने देखा कि अभी भी अस्पताल तो आज भी कंडीशन ऐसी ही है, बड़े जगहों पे ही जा रहे हैं लोग। कहीं भी अगर कुछ होता है छोटी मोटी चीजों के लिए तो चले जाते हैं, और वो भी उसके बाद अगर कुछ बड़ी कंडीशन आती है तो बाहर ही जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने छोटी मोटी जगहों पे तो है ही नहीं, मतलब कुछ सुविधा इतनी कि अस्पतालों की या कुछ हो, वो कुछ भी अगर कोई स्कैन स्कैन भी करना हो, अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि अस्पतालों में ये सुविधाएँ हैं, ये सुविधाएँ नहीं होती। प्राथमिक हॉस्पिटल्स तो होते हैं, लेकिन प्राथमिक हॉस्पिटल में इस तरह की जो सुविधाएँ हैं वो प्राथमिक हॉस्पिटल नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और आप देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं, जो कृषि पर आधारित हैं थोड़ा बहुत, वो पहले लोग कृषि पर आधारित होते थे, तो अपना खेती-बाड़ी करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे वो खेती-बाड़ी लोग खत्म हो रही है, क्योंकि लोग अब गाँव में हैं ही नहीं, तो खेती-बाड़ी वो करते नहीं हैं, और इतनी करते हैं कि वो पर्याप्त उन्हीं के लिए हो, इतना ही करते हैं। हाँ, ये तो है कि अब गाँव में भी मतलब जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम हो गई है। या तो अब वहाँ पे बूढ़े-बूढ़े लोग रह गए हैं। ये सब लोग अब बड़े शहरों में ही जाके बस चुके हैं। ये तो सच बात है। गाँव में। तो आपका क्या कहना है, मतलब गलती उन लोगों की है या इसमें सरकार की है कि वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके अब कहीं और रह रहे हैं? क्योंकि जा भी इसी चक्कर में रहे हैं कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कुछ अगर सुविधा होती, कुछ होता तो बंदा रहने के लिए तो रहता ही है। देखिए, इसमें कहीं न कहीं तो सरकार की गलती मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार इस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रही है, लेकिन क्या है कि सरकार की जो स्कीमें हैं, वो समय के रहते वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, और यदि पहुँचती भी हैं तो बहुत ही धीरे-धीरे पहुँचती हैं। मतलब जब उनकी आवश्यकता होती है जब उनकी आवश्यकता होती है तब वो नहीं पहुँचती है। और जब उनकी आवश्यकता ही नहीं होती है तब वो सुविधाएँ वहाँ पहुँचती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ऐसे बोला जाता है कि जैसे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के किसी काम ना आए। तो क्या कहना है आपका?
देखिए बिल्कुल उत्तराखंड से जो नदियाँ बहती है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो उत्तराखंड अपने में ही बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। आप चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, भागीरथी हो, अलकनंदा हो, रामगंगा हो, गोल नदी है, इसके अलावा आप काली नदी है, बहुत सारी नदी हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं और भारत के अन्य राज्यों की ओर बहती हैं और भारत के अन्य राज्यों को सिंचित करती है। उपजाऊ खेती जो है, जो सिंचाई की खेती है, वो इन्हीं नदियों से ही सिंचित होती है। आप देखेंगे कि जो वहाँ के लोग हैं, जो इन विषम परिस्थितियों का जिन्होंने सामना किया है, वो जब बाहर गए हैं तो लोगों ने देखा है कि बाहर सुविधाएँ अच्छी हैं, उनको अच्छा व्यवसाय मिलता है, अच्छा रोज़गार मिलता है। तो उन्होंने देखा कि वो अपने जो घर के लोग हैं, उन्होंने अपने साथ बुलाए और धीरे-धीरे वहाँ से माइग्रेट शुरू होने लग गए। अब ये कहा जाता है कि जब उन लोगों में जवानी में जिनमें जो जोश था, वो उत्तराखंड के लिए जिन्होंने करना था, वो अब बाहर चले गए हैं, तो उत्तराखंड के वो किसी काम नहीं आते। क्योंकि उत्तराखंड में ना ही वो अपनी भागीदारी दिखा पाते हैं कि रोज़गार की तरफ या किसी अन्य विकास की तरफ। तो इसलिए कहा गया है कि उत्तराखंड का जवानी और उत्तराखंड का पानी वो उत्तराखंड के काम नहीं आ रही है। बोला जैसे मैंने देखा है कि पर्यटक के में भी देखा है कि लोग अब एक पर्टिकुलर जगहों पे ही जा रहे हैं। जैसे केदारनाथ बन गया, चार धाम हो गए, औली हो गया, आप क्या कि मसूरी हो गया, देहरादून में भी लोग बहुत जा रहे हैं, इन जगहों पे बहुत जाते हैं। तो आप कुछ ऐसी और जगहें बताएं जहाँ लोगों को जाना चाहिए, कि लोगों को कुछ नया लगे कि हाँ यहाँ भी कुछ है। कुछ जगहों के आप ऐसे अगर आपको पता हो नाम, या उन जगहों पे आप गए हो तो कुछ आप बताना चाहते हो। बिल्कुल, उत्तराखंड तो अपने में ही बहुत सारे स्थानों को संजोए हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ शायद आप हर जगह जाएँगे तो हर जगह अपने में ही एक स्थान मिलेगा आपको कि यहाँ घूमने लायक है। तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ ही स्थान हैं, चाहे लोगों को उतना ही पता है जितना लोगों को दूसरे से सुनते हैं। लोगों को पता है कि मुझे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, इन्हीं इन्हीं नामों को सुना हुआ है, तो लोग इसी वजह से वहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप जाएँगे कि वो टिहरी की तरफ जाएँगे तो टिहरी में देखेंगे आप पमाली घाटा है, जो बहुत ही सुंदर रमणीय है, वो पूरे घास का मैदान है, बुग्याल बोलते हैं जिसे। बहुत रमणीय स्थल है और यदि आप इस तरफ जाएँगे तो आप देखेंगे पिथौरागढ़ की साइड जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ पे पाताल भुवनेश्वर गुफा है। काफ़ी रोमांचकारी गुफा है। आप उसके अंदर जब घुसते हैं तो आप 2 या 3 मंजिल बराबर ऊपर जो नीचे जाके वो गुफा खुलती है। आप देखेंगे वहाँ पे लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवताओं का निवास है। इसके अलावा आप जाएँगे रूपकुंड, रूपकुंड आपका चमोली में है। तो चमोली में रूपकुंड को मिस्टीरियस लैंड कहते हैं। ये एक रहस्यमयी झील को बोलते हैं। और इसके अलावा आप जाएँगे बेदनी बुग्याल है, कुछ कल्याण बुग्याल है। आप भीमताल की तरफ जाइए, आप कैंची धाम की तरफ जाइए, आप बैजनाथ की तरफ जाइए और कटार सूर्यमल है, एकमात्र सूर्य का मंदिर है उत्तराखंड में। तो सूर्य का जो मंदिर है वो वहीं है कटारमल में, ये बागेश्वर जिले में स्थित है। और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो लोग जा नहीं पाते हैं, लोगों को कम पता है। पिंडारी ग्लेशियर की यात्राएँ हैं, ऐसे बहुत सारे खतलिंग ग्लेशियर की यात्रा है। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आपका मानसरोवर की यात्रा भी होती है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे और खूबसूरत स्थल हैं जो उत्तराखंड में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हुआ है, जो जिनका लोगों को अभी तक पता नहीं है। लोग या लोग कम गए हैं कम गए हैं, बिल्कुल। ये सेम मुखेम भी लोगों को कम गए हैं, अपने यहाँ उत्तराखंड के लोग तो जाते हैं सेम मुखेम। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तराखंड में टिहरी में ही है सेम मुखेम, तो सेम मुखेम भी काफ़ी अच्छी जगह है। और क्या कहते हैं अपने इधर साइड हो गई गंगी। गंगी भी मैंने बहुत सुना है गंगी का नाम। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सीमांत गाँव है, बहुत दूर है और अब जाके वहाँ पे रोडें पहुँची है, जिसकी मैं बात कर रहा था। 18-19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो अब जाके वहाँ पे रोड पहुँची है। तो वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी विषम परिस्थितियों का सामना किया है। तो भाई जी मैंने उत्तराखंड में सुना है कि परियां होती है, पर हमारे उत्तराखंड में तो परियों को वैसे आचरी बोला जाता है। तो आपको क्या कहना है इसमें? उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी देवी देवताओं में बड़ी आस्था है। टिहरी के थाद गांव में जो पीड़ी और खैड़खाल मंदिर है, उनमें कहते हैं कि लोग ये आचरी और मातरों का निवास है, जिसे हम परियां कहते हैं। और कहते हैं कि ये यहाँ पे इनकी खेती में, जंगलों में खेती मिलती है, लहसुन की खेती मिलती है, अखरोट मिलता है यहाँ पे।
और ओखली मिलती है जो भूसे से भरी होती है, और वो भी ताजे भूसे से। तो इस तरह का जो तर्क देते हैं वहाँ के लोग, और उनकी आस्था है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ परियों का निवास है। और इस तरह से एक घटना जो वहाँ के लोग जागर के रूप में या इस तरह से उनकी अपने संगीतों में भी इस तरह की घटनाओं का उजागर करते हैं, जिनमें आप देखते हैं कि एक जीतू बगडवाल नाम का एक बंदा है, वो अपने बैलों सहित ही गायब हो जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ चटकीले, भड़कीले और किसी तरह के वाद्य यंत्रों का जो निषेध माना जाता है, यहाँ पे बजाना निषेध माना जाता है। तो इस तरह के जो कपड़े हैं उनको लोग यहाँ पहन के नहीं जाते। हाँ, ये तो मैंने सुना है कि चटकीले मटकीले कपड़े हो, और या बाल खुले, लड़कियों को बाल खुले रह के मंदिर नहीं जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी वजह से है कि लोग यहाँ के लोग बहुत आस्तिक हैं और विश्वास करते हैं कि इस तरह से उनका कुछ कहीं गलत ना हो जाए। तो इस धारणा से वो लोग इनका पालन करते हैं, इन बातों का पालन करते हैं। वो तो मैंने बहुत से मंदिरों में ऐसा ही मतलब नियम है, या ऐसा ही बोला जाता है कि चटकीले मटकीले कपड़े, या आवाज तेज नहीं चिल्लाना। ये भी मैंने देखा है कि ये भी बोलते हैं कि आवाज तेज नहीं चिल्लाना है। कुछ जगहों पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर तेज नहीं चिल्लाना है, या बाल खुले नहीं रखने। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बोला जाता है, ऐसे माना भी जाता है कि इस तरह की ये जो वेशभूषा है, वो एक पर्टिकुलर जो वेशभूषा है, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप उस चीज़ को, उस आस्था को, उस विश्वास को महसूस कर सकें। इसलिए इस तरह की बातों को बनाया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि मैं वहाँ खैट पर्वत तो नहीं गया, पर मैं रानीगढ़ मंदिर गया था। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार, जैसे रानीगढ़ में भी यही था कि वहाँ पर भी मैंने सुना आर्चरी होती है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमने तो इस तरह का उत्तराखंड में एक ही जगह नहीं है, बहुत सारी जगहें हाँ। हैं। आप देखेंगे पहाड़ों की जितनी भी ऊँची पहाड़ियाँ होंगी, उनकी तरफ ज़्यादातर आर्चरी और मातरियों बताते हैं कि आर्चरी मातरियों का निवास स्थल है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही स्थान है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ इस तरह का आपको घटनाएँ मिलेंगी। तो भैजी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि जो उत्तराखंड में भू कानून के लिए आवाज उठ रही है, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए भला, उत्तराखंड आज पहली बार ही ऐसा नहीं हुआ कि जो उत्तराखंड में भू कानून की आवाज़ उठ रही है। समय समय पर भू कानून की आवाज़ यहाँ उठती रही है। राज्य स्थापना के बाद 2002 में राज्य में ये प्रावधान बनाया गया कि 500 वर्ग मीटर तक ही बाहरी लोगों के लिए ज़मीन खरीद सकते थे। लेकिन 2007 में ये व्यवस्था, इसको घटा दिया गया है और इसे 250 कर दिया गया है, जो उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन 2018 में जो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, और पहाड़ी जो जिले हैं, उनमें कोई भी बाहरी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ज़मीन खरीद सकता था, कि कितनी भी ज़मीन खरीद सकता था, कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं बनाई गई थी। और जो यहाँ के लोग हैं, उनको ये लगता है कि इस तरह की व्यवस्था बनाने पे जो बाहरी लोग हैं, जो यहाँ आएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, हमारी जल और ज़मीन और जंगल है, इनका दोहन गलत तरीके से करेंगे। और वो उनको एक खतरा और भी है कि जो इनके बाहरी लोगों के आने से हमारी जो बोली है, भाषा है, परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, ये धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। और यही कारण है कि जो आज इतनी तेजी से भू कानून की मांग उठ रही है। तो भैजी, जैसे भू कानून की मांग उठ रही है, उसके बावजूद भी लोग अभी भी अपनी जो जमीनें हैं वो बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। फिर बाहरी लोग क्या कर रहे हैं, वहां व्यवसाय खोल रहे हैं कुछ ना कुछ। फिर जिन्होंने जमीन ली है जिनसे, वही वहां नौकर बन के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा कई बार देखने को मिला है। जो शहरों में, खास तौर पे जो शहरों में जो गढ़वाली लोग हैं या कुमाऊनी लोग हैं, वो अपनी ज़मीनों को, जो उनकी सड़क के किनारे, प्रमुख सड़कों के किनारे उनकी जो ज़मीनें हैं, उनको बाहर के लोगों में बेच देते हैं। कारण ये है कि वहाँ के लोगों में पर्याप्त पैसा नहीं है, और पैसों के अभाव में वो ज़मीन बेच देते हैं, और अपनी जो मूल ज़मीन है उससे पीछे हटते जा रहे हैं। और धीरे-धीरे जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने जो अपने प्राइम लोकेशन है, उन पे अपनी दुकानें और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, और आज स्थिति ये है कि वो वहीं उनके यहाँ काम कर रहे हैं, और जिसके कारण जो सारे बाहरी लोग वहाँ पे सारे बस चुके हैं। यही मुख्य कारण है कि जो यहाँ के लोग हैं, भू कानून की मांग कर रहे हैं। तो भैजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पे उत्तराखंड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमान के साथ और नए विषय पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।